मेरे से लोगों ने बहुत कहा था कि यूपीएससी की कोशिश मत करो, बहुत टफ है, तुमसे नहीं हो पाएगा। अपना पहला अटेम्प्ट दिया और मेरे से प्रीलिम्स नहीं निकला। बहुत निराशा थी, लेकिन फिर से मेहनत करी 1 साल। दूसरा प्रीलिम्स फिर दिया, फिर नहीं निकला। फिर से अपना तीसरा अटेम्प्ट दिया। अब की बार प्रीलिम्स हो गया, मेन सिर्फ 1 मार्क्स से रह गया। ऑन द अदर हैंड GS2 और GS3 ऐसे पेपर्स होते हैं हम सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं और सबसे कम मार्क्स उसके अंदर आते हैं। चौथी बार फिर दिया, प्रीलिम्स निकला, मेंस निकला, इंटरव्यू पास किया और मैंने यूपीएससी में रैंक 335 प्राप्त करी। कहते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरे से लोगों ने बहुत कहा था कि यूपीएससी की कोशिश मत करो, बहुत टफ है, तुमसे नहीं हो पाएगा। मैं लेकिन नहीं सुनी सबकी, मैंने बहुत मेहनत करी, अपना पहला अटेम्प्ट दिया और मेरे से प्रीलिम्स नहीं निकला। बहुत निराशा थी, लेकिन फिर से मेहनत करी 1 साल। दूसरा प्रीलिम्स फिर दिया, फिर नहीं निकला। समझ नहीं आ रहा था कि गलती हो कहाँ रही है, लेकिन फिर से अपना तीसरा अटेम्प्ट दिया। अब की बार प्रीलिम्स हो गया, मेन सिर्फ 1 मार्क्स से रह गया। अब की बार तो लग गया था कि कोशिश करने से कोई फ़ायदा नहीं है, हार मान लेनी चाहिए। लेकिन बस सोच रखा था कि हारना नहीं है। चौथी बार फिर दिया, प्रीलिम्स निकला, मेंस निकला, इंटरव्यू पास किया और मैंने यूपीएससी में रैंक 335 प्राप्त करी। आज मैं आप सबको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मेरी जर्नी थी, प्रीलिम्स, मेंस, पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरव्यू की, इनमें मैंने क्या क्या सीखा और आप वो चीज़ कैसे उसको अपना सकते हैं ताकि आप जल्द से जल्द इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। सबसे पहली बात आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप सिविल सर्विसेज में आना क्यों चाहते हैं। अगर आपके पास वो पर्पज़ नहीं है, तो 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद आप उस जर्नी को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं अपने दोस्त का आपको एक किस्सा बताऊं। हम दोनों ने साथ प्रिपरेशन तो करी, लेकिन 1 साल के बाद जब उसका नहीं हो पाया, तो वो हार गया और अब वो वापस उसको अपनी प्राइवेट जॉब में जाना चाहता था, तो उसको बैक फ्रॉम ज़ीरो उसको अपना लेवल स्टार्ट करना पड़ा। और ये चीज़ अगर आपको शुरू में ना समझ आए, तो लेकिन जब ये 4 साल, 5 साल के बाद कंपाउंड हो जाती है, तब उसका असर आपको ज़्यादा दिखता है। जो आपके साथ के लोग होंगे, जो आपके पीयर्स होंगे, वो मैनेजर, डायरेक्टर लेवल तक पहुंच जाएंगे और आपको फ्रॉम बेस ज़ीरो स्टार्ट करना पड़ता है। सो द स्टेप नंबर 1 इज़ टू हैव अ पर्पस इन योर लाइफ। आपको समझना होगा कि सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं। नंबर 2, इसके लिए एक राइट स्ट्रैटेजी और एक राइट माइंडसेट की ज़रूरत है, जो आपका अपना होगा। आप किसी और का राइट स्ट्रैटेजी या राइट माइंडसेट अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम प्रीलिम्स की बात करें, तो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि प्रीलिम्स का कंसेप्ट है क्या। प्रीलिम्स अगर आपसे नॉलेज टेस्ट कर रहा है, लेकिन वो वर्टिकल नहीं जा रहा है, वो हॉरिजॉन्टल जा रहा है। आपको बहुत ज़्यादा वाइड जानने की ज़रूरत है। अगर आप पिछले 5 साल के प्रीलिम्स के पेपर्स देखेंगे, तो उसमें आपको ये बात समझ आएगी कि आपको हॉरिजॉन्टली आप जितना कवर कर सकते हैं, और वो कैसे कर सकते हैं। प्रीलिम्स का सिलेबस देखें, वैसे वो अपने आप में ही बहुत वाइड है, लेकिन उसको एक एज अ गाइडिंग पाथ, एज अ पोल स्टार लेके चलें। अब अगर उसमें लिखा है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, तो आप उसमें समझें कि क्या क्या इवेंट्स हैं जो आपको नेशनल या इंटरनेशनल रोज़ न्यूज़ में दिख रहे हैं। और अब आपको ये सब चीज़ें ध्यान से पढ़नी है। अगर कहीं पे कोई डिज़ास्टर हो रहा है, कोई उसका डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, कहीं अर्थक्वेक आया है, फ्लड आया है, हरिकेन आया है, आपको वो सब समझना है कि उसके क्या बेसिक्स हैं, क्यों आया है, कहाँ पे आया है। ये सब आपके माइंड में ये चीज़ें तैयार होनी चाहिए। उसके बाद प्रीलिम्स के लिए आपको ये जानने की आवश्यकता ये रहेगी कि आपको पेपर सॉल्व कैसे करना है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने जो फर्स्ट टाइम अपना प्रीलिम्स दिया था, आई वॉज वेरी एंक्शियस। बीइंग अ टॉपर ऑल थ्रू आउट माई लाइफ, मुझे नहीं समझ आया था कि मैं कैसे कोई पेपर छोड़ सकता हूँ, और इतनी तैयारी के बाद भी मैं वो पेपर नहीं कंप्लीट कर पाया था, क्योंकि पेपर बहुत टफ था। पेपर आई वॉज वेरी एंक्शियस इन दैट एग्जाम। सो अब जो आप प्रीलिम्स का एग्जाम देते हैं, कॉन्फिडेंस इज द की। साथ ही साथ जो क्वेश्चंस के नेचर आ रहे हैं, आपको उनको टैकल करना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जांपल, हम एलिमिनेशन टेक्निक्स पढ़ते हैं। हम सोचते थे कि क्या स्टेटमेंट्स एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, लेकिन आफ्टर प्रीलिम्स 2022 एंड 23 वो पैटर्न अब चेंज हो रहा है। एलिमिनेशन टेक्निक्स आर नॉट गोइंग टू वर्क द सेम एज दे यूज्ड टू डू बिफोर। अब जो न्यू पैटर्न्स आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी न्यू स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी, और वो आपकी अपनी होगी। ना तो क्वेश्चन कम्स कि आप वो अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बना सकते हैं। उसके लिए आपको साथ के साथ पढ़ते रहना है, साथ के साथ मॉक टेस्ट देते रहना है। अब मॉक टेस्ट में क्या होता है, एक चीज़ चलती थी कि आपने 30 टेस्ट कर लिए या आपने 60 टेस्ट कर लिए, वो चीज़ भी अब वर्क नहीं करती है। क्योंकि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मॉक टेस्ट आ रहे हैं, उनका जो पैटर्न है, दैट पैटर्न इज डिफरेंट फ्रॉम द यूपीएससी पैटर्न। आपको क्या करना है, आपको पिछले पास्ट ईयर क्वेश्चंस पढ़ने हैं, उनसे आपको एक पैटर्न समझना है, और आपको वो जो क्वेश्चंस अगर रिपीट हो रहे हैं आपके, वो गलत नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ जो आप मॉक टेस्ट में अगर आप करंट अफेयर्स कैरी उससे पढ़ रहे हैं, सो वो आपके गलत नहीं होने चाहिए।
और तीसरी स्ट्रैटेजी जो आपको प्रीलिम्स में अपनानी चाहिए वो ये होती है कि जो स्टैटिक वाला पार्ट है वो आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मेरा पॉलिटी का पार्ट मेरा बहुत स्ट्रांग था, हिस्ट्री का पार्ट मेरा बहुत स्ट्रांग था। अगर 10 क्वेश्चन आते थे तो मैं 8 तो उसमें से ठीक करता ही था। पॉलिटी के आते तो मैं 10 on 10 या फिर मैक्सिमम 9 on 10 मैं कैरी करता था। सो स्टैटिक पार्ट नीड्स टू बी वेरी स्ट्रांग। नाउ लेट अस कम टू मेंस। आपका प्रीलिम्स होता है, जिस दिन आप प्रीलिम्स दे के आते हैं आप अपनी चेक कर लेते हैं कि आपका क्या स्कोर बन रहा है एंड यू गेट अ फेयर आइडिया कि आपका प्रीलिम्स निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। अगर स्लाइड सा भी आपको एक लग रहा है कि प्रीलिम्स निकल रहा है तो ठीक है, 2-3 दिन का रेस्ट लो और नेक्स्ट डे से मेंस की तैयारी शुरू करो। अब मेंस के लिए एक मिथ बना हुआ है कि आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं होता। ब्लाइंडली आंसर राइटिंग करने से सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा, उसमें आपका मेंस नहीं निकलेगा। मेंस के लिए आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं क्या उनमें कुछ फेमिलियरिटी है, क्या वो कुछ रिपीट हो रहे हैं, या आपकी बार जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके लिए आपके पास प्रॉपर कंटेंट है कि नहीं। अब वो कैसे आएगा? वो आएगा उसके लिए सबसे पहले आपको सिलेबस देखना पड़ेगा। सिलेबस इज गोइंग टू बी द पोल स्टार, और सिलेबस में हर पॉइंट के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या आप एक 150 वर्ड्स या 200 वर्ड्स लिख सकते हैं। लेकिन ये चीज़ कहते सब हैं लेकिन करता कोई नहीं है, बिकॉज इट इज़ वेरी टफ। ये वही चीज़ है, ये आइडियलिस्ट है कि आप सिलेबस के हर पॉइंट से अपना कंटेंट प्रिपेयर करें, लेकिन रियलिस्ट नहीं है। सो कैसे बनेगा? अगेन पढ़ते रहिए, मॉक टेस्ट दीजिए, लेकिन मॉक टेस्ट को इतना से सीरियसली नहीं लेना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़्यादा सीरियसली लेना है। स्टार्ट करें ऐसे पेपर से। ऐसे पेपर्स में हम जैसे कि जानते हैं कि कुछ होते हैं जनरलिस्ट एसेस, कुछ होते हैं फिलोसॉफिकल एसेस। उसके लिए आपको एक आपके पास कंटेंट होना चाहिए, और वो गुड कंटेंट कैसा आएगा कि जब आप रीड करें, लेकिन रीड सिर्फ एकेडमिक रीडिंग से नहीं होगा। बहुत से अच्छे नॉवेल्स होते हैं, बहुत से अच्छी नॉन फिक्शन स्टोरीज होती हैं, आप उन सब को रीड करें, उस सब के आपके माइंड में कुछ कंटेंट आएगा। बात करते हैं GS1 की। GS1 एक ऐसा पेपर है जो कि लीस्ट स्टडीड होता है हमारा, और फिर भी मैक्सिमम स्कोर वो हमें दे के जाता है। और बल्कि ऑन द अदर हैंड GS2 और GS3 ऐसे पेपर्स होते हैं हम सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं और सबसे कम मार्क्स उसके अंदर आते हैं। सो GS1 के लिए सबसे पहले एक गुड पॉइंट ये है कि हमारा प्रीलिम्स में बहुत सारा उसका कंटेंट कवर हो गया, वेदर इट इज़ मॉडर्न हिस्ट्री, वेदर इट इज़ ज्योग्राफी। लेकिन जो कंटेंट आया लाइक वर्ल्ड हिस्ट्री आपको पढ़ना चाहिए। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए या तो आप टॉपर नोट्स पढ़ सकते हैं जो आपको उसमें हेल्प करता है। साथ ही साथ आपको ये चीज़ें जो मैंने अभी शुरू में बताई कि आपको जो भी करंट इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि अगर मेंस 2021 में एक पेपर क्वेश्चन आया था कि लिस्ट दी ऑल द रीसेंट वोल्केनोज व्हिच हैव बीन एक्टिव इन द लास्ट ईयर। सो अगर आप करंट इवेंट्स को फॉलो नहीं कर रहे थे तो आप उस क्वेश्चन को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाएंगे। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट GS2 एंड GS3, इसमें मैक्सिमम टाइम हमें अफोर्ड नहीं करना है, इसका टाइम हमें GS4 में डालना है। GS4 बहुत एक स्कोरिंग सब्जेक्ट बन गया है। मैंने बहुत से केसेस ऐसे देखे हैं जब लोग GS4 का पेपर छोड़ के आते हैं लेकिन फिर भी उनके 125 प्लस मार्क्स आते हैं, क्योंकि GS4 आपकी पर्सनालिटी टेस्ट कर रहा है। और GS4 ऐसे अपने आप आपको एथिक्स नहीं, आपके एथिकल आंसर आएंगे अनटिल एंड अनलेस आप उन चीज़ों को इम्ब्यू करें अपने अंदर। आप समझें कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, गवर्नेंस, ये चीज़ें होती क्या हैं। आप इनका मतलब एक्चुअल में समझें और अपने आसपास में देखें कि क्या ये चीज़ें हो रही हैं, नहीं हो रही हैं तो क्यों नहीं हो रही हैं, और अगर आप पब्लिक सर्वेंट बनेंगे तो आप इन चीज़ों में क्या करेंगे। फिर एक आता है मेक और ब्रेक फैक्टर, जिसे कहते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको बहुत सोच के चुनना चाहिए, क्योंकि ये आपको डिसाइड करेगा कि आपकी रैंक क्या रहेगी और आप लिस्ट के अंदर आएंगे भी या नहीं आएंगे। सो यूजुअली मेरी सजेशन ये रहती है कि जो भी आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है आप उसी को अपना ऑप्शनल लें, विच इज़ यूजुअली बेटर फॉर यू। हाउएवर अगर आप नहीं है उस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल तो आप दूसरे सब्जेक्ट में देखें, लेकिन उसको लाइटली ना लें और साथ के साथ बैलेंस में चलना है, ओवरडू नहीं करना है। फिर बारी आती है पर्सनालिटी टेस्ट की। जैसे कि हम कहते हैं कि इट इज़ अ पर्सनालिटी टेस्ट, इट इज़ नॉट एन इंटरव्यू। सो पर्सनालिटी रातों रात नहीं बनती है, पर्सनालिटी बनती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और जो आप हैं एक्चुअल में। कुछ लोगों को मैंने देखा है वो खुद ये कहते हैं कि जो वो इंटरव्यू रूम के अंदर हैं, जो वो इंटरव्यू रूम के बाहर हैं, दे आर डिफरेंट पर्सनैलिटीज़। ऐसे लोगों के मार्क्स बहुत कम आते हैं, बिकॉज आपकी पर्सनैलिटी ही तो जज हो रही है, नॉलेज का टेस्ट नहीं है। अगर आपसे इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको नहीं आते हैं, आप सीधा बता दीजिए कि नहीं आते। आपको हो सकता है आपको ज़्यादा बेटर मार्क्स मिले बिकॉज यू आर बीइंग ऑनेस्ट। अब अगेन पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए हम कहते हैं कि कोई सिलेबस नहीं है। पर्सनैलिटी टेस्ट का भी एक सिलेबस है जो हमारी नोटिफिकेशन के अंदर लिखा हुआ होता है। उसमें जो कीवर्ड्स हैं आपको वो सब कीवर्ड्स ही पता होने चाहिए,
और वो एक्चुअल में आपको उनको प्रैक्टिस करना चाहिए। जब आप साथ के साथ ये सारी चीज़ें करते हैं तो अब सबसे बड़ी चीज़ होती है एक प्रॉपर माइंडसेट की। अगर आपके पास एक पॉजिटिव माइंडसेट नहीं है या अगर आप नेगेटिविटी में ही चारों तरफ से सराउंडेड हैं तो आप ये एग्ज़ाम कितना भी पढ़ लें आप पास ऑन नहीं कर पाएंगे। अब पॉजिटिविटी माइंडसेट कैसे आती है? पॉजिटिविटी माइंडसेट आता है व्हेन यू थिंक ऑफ कंपैशन फॉर अदर्स। अगर कर्टियस हो आप दूसरों के लिए, काइंडनेस है आपके अंदर, एरोगेंस नहीं है, तो आप अपने आप एक पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट की जब मेरी तैयारी करनी थी तो उसमें मैं बात करनी थी कि उसमें मॉक टेस्ट देने चाहिए। अब नाउ इसमें भी गेम शुरू हो जाती है कि मॉक टेस्ट कितने देने चाहिए। बीच में एक ट्रेंड चल गया था कि 15 मॉक टेस्ट 20 मॉक टेस्ट देने हैं, वो चीज़ भी गलत है, या फिर 1 या 2 मॉक टेस्ट देने हैं, वो भी चीज़ गलत है। आपको ये डिसाइड करना है कि मैक्सिमम 4 या 5 मॉक टेस्ट जो आपकी पर्सनालिटी को रिफाइन करें आपको उतने देने चाहिए, क्योंकि मॉक्स आपको यूजुअली ज़्यादा कंफ्यूज कर देंगे, ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगे। सो इसमें मैं केएसजी के मॉक में आया था और एक ये मेरा प्रॉपर एंडेवर था कि मैं केएसजी के मॉक में उसी मॉक में जाऊं जिसमें खान सर हो पैनल में। और खान सर शुरू के पैनल्स में नहीं बैठ रहे थे, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि मेरा उनके साथ इंटरेक्शन हुआ। जिस पैनल में वो बैठे थे उसमें मुझे अपॉइंटमेंट मिली और मेरा खान सर के साथ एक मॉक इंटरव्यू हुआ। उसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और एक अच्छा चीज़ होता है कि आफ्टर द मॉक इंटरव्यू खान सर के साथ यू कैन हैव अ 1-to-1 इंटरेक्शन। दैट वाज इवन मोर फॉर दैट वाज अ चेरी ऑन द केक। सो आपकी जो गलतियां थी या जो भी आपकी सजेशंस थी वो आपको उस पर प्रॉपर फीडबैक मिलता है एंड यू कैन वर्क अपॉन दैट फीडबैक। एक चीज़ जो लोग मेरे से पूछते हैं कि अगर आप ये चाहते थे कि सिर्फ आपका सिलेक्शन हो या आपके सब जितने भी आपके अराउंड लोग हैं सबका सिलेक्शन हो, तो मैं ये बात अपने बिल्कुल सच बताता हूँ कि मैं ये चाहता था कि मेरे अराउंड जितने भी लोग हैं सबका सिलेक्शन हो, और बहुतों का उन सबका सिलेक्शन हुआ, क्योंकि हम चाहते हैं सब लोग आगे बढ़ें। अगर हम सिर्फ अपने में ही समेट के रह जाएंगे तो ना हम आगे बढ़ पाएंगे ना कोई और आगे बढ़ पाएगा। सो आई विश कि ये सबसे आपको हेल्प मिले एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हाय, मैं हूं डॉक्टर खान, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ केएसजी। मेरे बारे में जानने के बाद और मेरी कहानी सुनने के बाद जोश टॉक ने मुझे अप्रोच किया और उसके बैकड्रॉप में आज एक मैं बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं आपके लिए। जोश टॉक ये मानते हैं कि उनके परिवार में बहुत सारे प्रतिभावान व्यक्ति हैं, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं और उनके पास देश में कुछ करने की बहुत बड़ी इच्छा शक्ति है, बट किसी वजह से, फाइनेंशियल कारणों से या कोई और ऐसी दिक्कत की वजह से, जिसकी वजह से वो उस गुणवत्ता के ट्रेनिंग और सपोर्ट को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो कि उन्हें उन सफलता के मुकाम तक ले जाएगी जहां पर वो देश की सेवा कर सकें। मैं मानता हूं कि देश के हर युवा में एक प्रतिभा है। जोश के माध्यम से आज मैं ये एक बड़ी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि फाइनेंशियल इशू की वजह से अगर कोई स्टूडेंट अपनी प्रतिभा का प्रयोग नहीं कर पा रहा है तो वो दिक्कत आज के बाद नहीं रहेगी। आज आपको मैं जोश के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत बड़ी स्कॉलरशिप देना चाहता हूँ और ये इंश्योर करूँगा कि अगर देश में कोई टैलेंटेड व्यक्ति है जो कि पढ़ना चाहता है, कोर्स करना चाहता है और सिविल सेवा में जाना चाहता है, उसको फाइनेंशियल इशू की वजह से रुकना नहीं पड़ेगा। और ये एक ऐसा मुकाम है, एक ऐसा अवसर है देश का, जब हम देश में गुजर रहे हैं अमृत काल से, वी कैन ऑलवेज कंट्रीब्यूट टू दिस ब्यूटीफुल इंडिया थ्रू दिस सर्विसेज। इसके बारे में जो स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल्स चाहिए वो नीचे दिए गए लिंक में अवेलेबल हैं एंड हम साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं।